टेस्ट सबसे बेस्ट लगा था इसमें। टेस्ट से इतने इन डेप्थ मैंने क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं किए थे। आप कहीं से भी सॉल्व करो, इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस तो मिलते ही नहीं है, नहीं मिलेंगे। हाँ। पढ़ाते हैं कि ये भी चीज बट आप जब स्पेशली लास्ट के मंथ्स में आ गए, उससे आप मैंने क्रैश कोर्स लिया था, काफी लास्ट के मंथ्स थे, तो उसमें एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद ड्यू प्रिपरेशन धीरे धीरे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने लगे, फिर लगा कि हाँ मेरे 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं। बहुत सारे लोग YouTube पे कहते हैं कि हम आपको बताएंगे 360 में से 360 कैसे लाना है। 360 में 360 लाना तो बहुत आसान है। तो तुम्हें जब अब तुम्हारे 360 में से 360 आ गए हैं, तो अब तुम मुझे बताओ, क्या ये आसान है 360 में 360 लाना? आसान तो नहीं है। हाय, हमारे साथ हैं दीक्षा और इनके भी नीट 2024 में 360 आउट ऑफ 360 आए हैं। सो हमारे 4 बच्चों में से एक बच्चे ये हैं जिनको हम आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं। आओ इनकी जर्नी देखते हैं, कैसे इन्होंने तैयारी करी, क्या इनको प्रॉब्लम्स आई और क्या इनका मैसेज है आपके लिए। दीक्षा, तुम ओरिजिनली कहाँ से हो? मैम बिहार से हूँ मैं। और अभी तुम पंचकुला में सेटल्ड हो। यस मैम। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे फादर है, मदर है, मेरा छोटा ब्रदर है और मेरी दादी माँ है। दादी माँ है। तो आपके घर में और कोई डॉक्टर है आपके नियर रिलेशंस में? बड़े पापा हैं, बुआ हैं, बट जैसे वो आयुर्वेदिक और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मतलब होम्योपैथिक वगैरह। होम्योपैथिक एमबीबीएस में डॉक्टर मैं पहले हूँ। आप पहली एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। क्या वहीं से आपको इंस्पिरेशन भी मिली कि क्योंकि बिकॉज दे आर डॉक्टर्स? सो ऐसा कुछ खास था नहीं, बट बस मैंने 10th के एंड में सोचा कि साइंस लेनी है तो मैथ्स लूँ के साथ में बायो, तो हुआ कि बायो ही लूँ मैं। और फिर मैंने नीट की जर्नी स्टार्ट की 11th से फिर। और सारी एजुकेशन आपकी पंचकुला से ही है? यस मैम, 10th तक मैंने पंचकुला से किया, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल। मेरे 10th में ट्राई सिटी रैंक 2 भी आई थी। वाह। और फिर 11th 12th मैंने चंडीगढ़ से किया था। कौन से स्कूल से? GM SSS MHC मनी माजरा। मनी माजरा से किया था। मैंने 16 से किया था। अच्छा। GM गवर्नमेंट SSS सेक्टर 16 से किया था। सो तुम जब 11वीं में आई, फिर तुमने कैसे नीट की प्रिपरेशन शुरू करी? इनिशियल तो हमारा मैंने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट, तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ तो ऑनलाइन क्लासेस ही इनिशियली चली। उसके बाद धीरे धीरे कभी ऑफलाइन क्लास पे शिफ्ट होता था, फिर कोई वेव आ जाता था कोरोना का तो वापस ऑनलाइन हो जाता था, वो काफ़ी ऐसा हाइब्रिड सा चलता रहा। तो 11th मेरी इतनी सीरियस नहीं गई और इतने अच्छे से मेरी तरफ से भी एफर्ट्स नहीं थे, तो उस वजह से 11th में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना कैसे है, करना क्या है। एकदम से मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, और हमें कोई बताता नहीं है कि जब 10th से 11th होता है तो बहुत जंप आ जाता है स्टडीज़ के लेवल में, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते उस चीज़ के लिए। और टीचर्स के ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो उनका भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो इनिशियली नहीं मिल पाया। टीचर्स के लिए भी नया था कि कैसे ऑनलाइन चीज़ों को फेस किया जाए, कैसे हम वो चीज़ कर सकते हैं। इट वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। फिर 12th चालू हुआ तो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए थे सारे, ऑनलाइन फिर कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इसकी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है नहीं है। ऐसे करते करते काफ़ी लेट हो गया इसमें भी मुझे समझते समझते। मेरी तरफ से भी एफर्ट्स एकदम 100% नहीं थे कहीं ना कहीं, इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 540 नंबर आए थे, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई। फिर मैंने ड्रॉप ईयर लिया था, तो फिर मैंने इस साल तैयारी की थी और फिर इस पर मेरे 665 टोटल नंबर आए और बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आए। सो जितने मैंने बच्चों से बात करी, आई थिंक तुमने मुझसे सबसे कम टाइम के लिए पढ़ा है ना? ड्यूरेशन क्रैश कोर्स ही पढ़ा है तुमने। सो हाउ वाज दैट क्रैश कोर्स हेल्पफुल टू यू? मैम मैंने जो फर्स्ट क्लास की है उसी से मुझे समझ आ गया कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। कि फर्स्ट क्लास ही आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टार्टिंग करवाई थी, तो उसमें आपके 2 लेक्चर्स थे, तो वो मैंने पढ़ाई की उसकी 2 लेक्चर्स की, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट था। तो उस टेस्ट को देते हुए मुझे लगा कि मैंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली दोनों मतलब लेक्चर्स को देख के इस चैप्टर की, कि टेस्ट में मुझसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल हो जा रहे, 1-2 हैं जो कुछ मैं भूल गई, वो नहीं हो पाया। तो वो टेस्ट मेरा इतना अच्छा हुआ और फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए बैच। तब मैंने ये ज्वाइन किया था बैच, और फिर जैसे जैसे आपने पढ़ाया तो उसमें टेस्ट होते रहते थे हमारे हर दिन, हर चैप्टर की कंप्लीशन के बाद। तो उसमें जैसे हमारा स्कोर बोर्ड आता है, तो उसमें टॉप 10 रैंक्स आते हैं, तो इनिशियली नहीं आते थे मेरे टॉप 10 में, फिर धीरे धीरे कभी 8th आ रही है, 9th 10th, फिर लास्ट तक आते आते मेरी फर्स्ट रैंक भी आने लगी थी उसमें। अच्छा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं कर रही हूँ तैयारी, तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है, तो वो
बहुत अच्छा मोटिवेशन वो लगता है कि रिजल्ट आ रहा है, तो फिर उसके लिए धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है रैंक। अच्छा, ये चैप्टर तुमने और भी पहले भी पढ़ा होगा यस मैम। और तुमने डिटेल में भी पढ़ा होगा, Yes, और जो ये क्रैश कोर्स की थी ये बेसिकली संक्षिप्त क्लास है कि Yes. 2 क्लासेस में खत्म करना है। तो तुम्हें लगा कि वो क्लास देख के कुछ इम्प्रूवमेंट आई है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में और अंडरस्टैंडिंग में? बिल्कुल मैम, वो एक मतलब एक फ्लो चैप्टर का क्लियर हो गया, कैसे कहाँ क्या बात हो रही है, कुछ चीज़ों को याद करने का तरीका भी आप जैसे डायग्राम बना के सिखाते थे, तो वो काफ़ी कुछ उससे समझ आने लगा। वो टेस्ट देते हुए, क्वेश्चंस देखते हुए लगा वो चीज़ याद आती थी क्लास की जो आपने बताई थी, वो मतलब वो आपने जो बोर्ड पे पढ़ाया था, कोई डायग्राम बनाया था, तो वो एकदम से रिमाइंड करता था, तो फिर उससे वो क्वेश्चन सॉल्व होने में ईजी होता था, तो इसलिए मेरे को काफी इसका हेल्पफुल लगा। और बाकी जो रही हुई कसर थी वो तुम्हारे क्वेश्चन से क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे को टेस्ट सबसे बेस्ट लगा था इसमें। टेस्ट से इतने इन डेप्थ मैंने क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं किए थे। आप कहीं से भी सॉल्व करो, इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस तो मिलते ही नहीं है, नहीं मिलेंगे। हाँ। तो वो क्वेश्चंस नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होते थे काफी, और चैप्टर अगर छोटा भी उसकी उतने ही क्वेश्चंस होते थे जितने आप सब चैप्टर के बनाते हो, तो काफी इन डेप्थ में उसकी तैयारी होती थी क्वेश्चन से। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक फॉर्मेट पे भी जल्दी ही मिल जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कि जल्दी से जल्दी बुक फॉर्मेट में आए, बट क्या होता है कि हर रोज़ नए क्वेश्चंस बन जाते हैं, हर रोज़ 30-40 नए क्वेश्चंस मैं बना देती हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी और डालने की ज़रूरत है, फिर मैं इसको बुक फॉर्मेट में निकालूँ। पर जब तक ये बुक फॉर्मेट में नहीं निकलते तब तक ये सारे क्वेश्चन नीट विद अस ऐप पे मेरे सारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं, चाहे वो 11वीं का कोर्स हो, 12वीं का कोर्स हो, ड्रॉपर्स का हो। मतलब इन क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना। अगर आपकी कोर्स की फीस 1200 रुपये है, 1500 रुपये है, जो भी है, उसी में आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट हैं साथ में ही मिलेंगे, ठीक है? और तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारे 360 में से 360 आएंगे? मैम इनिशियली तो नहीं लगता कि ऐसा आप स्टार्ट हुआ था ऐसे कि 360 और 360 आएगा तो आपसे मिलेंगे, आप आईफोन गिफ्ट करोगे, तो इतना कुछ था, बट ऐसा होता नहीं एकदम कि हाँ मेरे आ ही जाएंगे 360। तो विद ड्यू प्रिपरेशन धीरे धीरे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने लगे, फिर लगा कि हाँ मेरे 360 और 360 आ सकते हैं। और जब मैं पेपर भी बायो का सॉल्व कर रही थी, स्टार्ट सब बायो से करते हैं, तो मेरे फर्स्ट राउंड में जो मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, सारे अटेम्प्ट नहीं हुए थे, तो मुझे लग रहा था कहीं कुछ रह जाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट के मैं टाइम में वापस आती हूँ उस क्वेश्चंस पे, तो फिर धीरे धीरे मैं सारे सॉल्व करते गई, क्लियर करते गई। उसके बाद जब टेस्ट मैंने फाइनल चेक किया था पेपर के बाद अपना पेपर, तो हर एक क्वेश्चन पर टिक, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो एक काफी अंदर से खुशी हो रही थी कि हाँ अब मेरे 360 और 360 आ जाएंगे। मेरे पास 2 क्वेश्चन है इस बात से जो हमने बात करी अभी। एक तो पेपर में टाइम मैनेज कैसे किया जाए? मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, पर वो उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन सारे लगा नहीं पाते, तो उन बच्चों के लिए तुम क्या कहना चाहती हो? मैम इसमें तो एक सबसे ज़्यादा आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, आप जब टेस्ट देते हो, जितने भी देते हो आप, उसमें ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है। एक तो आप कैसे आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपको क्या पहले अटेम्प्ट करना है, क्या बाद में अटेम्प्ट करना है, फिर आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है, वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और वो पेपर टेस्ट देने से ही आपको क्लियर हो पाएगा। अब जब आपको क्लियर, तो आप हाँ रैंडमली आप किसी की स्ट्रैटेजी नहीं उठा के कर सकते कि कोई फिजिक्स पहले कर रहा है, मान लो कोई टॉपर है, वो फिजिक्स पहले कर रहा है, तो आप भी फिजिक्स पहले कर लो। आपको खुद को ट्रायल एंड एरर से होल सिलेबस टेस्ट देख देख के आपको तब पता चलेगा कि आपकी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं पहले इनिशियल स्टार्ट बायो से करती हूँ, उसके बाद मैं पहले फिजिक्स किया करती थी, फिर केमिस्ट्री किया करती थी, पर लास्ट में आते आते मैंने स्ट्रैटेजी को चेंज किया थोड़ा, और फिर मैं बायो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स किया। तो बायो में आपको मैक्स टू मैक्स 35-40 मिनट्स में तो कर देना चाहिए बायो कंप्लीट। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए लास्ट तक कि आप बस क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आप करते जा रहे हो, जो आपसे एक बार फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहा आप छोड़ दो बात के लिए, बट एक आउटलाइन होना चाहिए कि 35-40 मिनट्स में आप कंप्लीट कर रहे हो, कम से कम राउंड 1 हो जाए आपका, ताकि राउंड 2 में अगर 10 मिनट भी और लग रहे हैं, 15 भी लग रहे हैं, तो भी 50 मिनट्स के अंदर आपका मतलब वो हो जाए, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बच जाए आपका। और फिर आप केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 40 मिनट्स, इसके बायो के बाद 1 घंटा आप केमिस्ट्री का लगा रहे हैं, उसके बाद फिर फिजिक्स करती थी मैं। और लास्ट में मैं इतना जैसे अगर 5:20 मेरा पेपर खत्म हो रहा है तो मैं 4:30 तक अपना पेपर 4:30-40 तक फिजिक्स कंप्लीट करके पूरा, उसके बाद इतना टाइम में मैं वापस एक एक बार सब सारे क्वेश्चंस पे चेक कर लें। इसे चेक करने से पहले मैं पहले ओएमआर फिल करती थी, फिजिक्स सॉल्व करने के बाद सारी सब्जेक्ट्स की एक राउंड कंप्लीट हो गई, तो मैं ओएमआर फिल करती थी। इसमें मेरे को 20 मिनट्स 30 मिनट्स एक बार लग जाते थे, तो वो लास्ट वाले फाइनल दिन नीट में मैंने काफी टाइम लगा देता ओएमआर भरने में, थोड़ा डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए बस। तो फिर उसके बाद फिजिक्स के बाद मैं ओएमआर भरती हूँ, उसके बाद जितना मेरे पास टाइम बचा है उसके बाद फिर मैं सारे क्वेश्चंस जो मैंने छोड़े हैं, जो मुझे नहीं फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाए, वो सारे फिर मैं सॉल्व करती हूँ। फिर लास्ट जैसे 5:20 होते हैं फिर पेपर हैंड ओवर करना होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि
मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि हम आपको बताएंगे 360 में से 360 कैसे लाना है। 360 में 360 लाना तो बहुत आसान है। तो तुम्हें जब अब तुम्हारे 360 में से 360 आ गए हैं तो अब तुम मुझे बताओ, क्या ये आसान है 360 में 360 लाना? आसान तो नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट देख के लगा था कि ये आसान नहीं है। आपको पूरी एनसीईआरटी कहने को 2 बुक है, बट वो उसमें सब कुछ ही आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अब पेपर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। सिर्फ आपसे 1 वर्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि आपके पास कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, आपने उठा के कर आपने दिया, कोई एक उसको पिक कर लिया। आपके पास सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स के आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के आ रहे हैं। असर्शन रीजन भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेरे को काफी डिफिकल्टी आती थी, क्योंकि आप पहले चेक करो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, सेकंड है कि नहीं, फिर सेकंड उसका रीजन है कि नहीं। तो ये काफी, जब तक आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रटी भी नहीं होगी, समझी भी नहीं होगी, तब तक आप असर्शन रीजन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 360 और 360 आना इतना आसान नहीं है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जितनी ही आपको बायो में भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के जरूरी नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझने से नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ के पेपर देते हो और अगर बायो आप रटते नहीं हो, लाइन बाय लाइन लर्न नहीं है आपको, तो आप कहीं 280 300 इसमें आप ट्रैप हो जाओगे, 310 इसमें ऐसे ट्रैप हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ऑल द वे जाना है, 360 में जाना है, तो आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। एनसीईआरटी और लर्न कैसे होगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चंस कौन से होंगे? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एक एक लाइन पे जो क्वेश्चन होगा वो आप करेंगे, और वो जब आपको सॉल्व होगा, आपको अपनी गलती पता चलेगी, तब आपको एनसीईआरटी लर्न होगी। सो ये बहुत अच्छा एक्चुअली तुमने बताया कि 360 लाना इतना आसान नहीं है। कहने की बात है, ये क्या है पढ़ लो 32 चैप्टर हैं कर लो, नहीं, उनका गहराई में जाओ, उनका लाइन टू लाइन लर्न करो, तब वो चीज हो पाएगी। इनिशियली जब हम पढ़ते हैं तो काफी कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, टीचर्स ही पढ़ाते हैं कि ये भी चीज। बट आप जब स्पेशली लास्ट के मंथ्स में आ गए, उससे आप मैंने क्रैश कोर्स लिया था, काफी लास्ट के मंथ्स थे, तो उसमें एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप कुछ एक्स्ट्रा अपने दिमाग में नहीं भरना चाहते। लास्ट में एकदम आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड आपका टेस्ट होना चाहिए। तो वो क्रैश कोर्स से मुझे बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिला, क्योंकि और कहीं फोकस बढ़ाने के लिए, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आप और कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पढ़ाते हैं या फिर टेस्ट देते हैं। कहीं ना कहीं से वो बाहर से डाल ही देते हैं कि 80% क्वेश्चंस अंदर से देते हैं ना अलग अलग इंस्टीट्यूट के, तो उसमें भी ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाएंगे, और फिर उसको करने के बाद फिर डिमोटिवेट फील होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। 10% 20% वो डाल देते हैं कि देखो हमारा टेस्ट बाकियों से मुश्किल है, तो वो चीज करने के लिए वो डाल देते हैं, बट इट्स नॉट गुड। वो उस बच्चे की प्रिपरेशन पे उस चीज का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। And since you have got 360 out of 360, it's a commendable feat. We have a gift for you, as we promised, and you can also get this. आप कोई भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, ड्रॉपर्स में पढ़ रहे हैं, 11वीं में 12वीं में, क्रैश कोर्स में, अगर आप 360 में से 360 लाते हैं तो अगली बार का लेटेस्ट आईफोन आपका होगा। आपने बस मेहनत करनी है। और अगर आपके नीट 2024 में 580 से ऊपर है तो आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं मेरे ड्रॉपर्स बैच में, आपको कोई पैसा नहीं देना। और उसके बाद आपके 360 में से 360 आते हैं फ्री बैच में इनरोल करके, तो भी आपको आईफोन मिलेगा मेरी तरफ से गिफ्ट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज अनबॉक्स इट। यकीन नहीं हो रहा आईफोन मिल गया। आप डिजर्व करते हो इसको। थैंक यू सो मच। यू डिजर्व इट एंड यू डिजर्व सो मच मोर। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपके लिए मेरी तरफ से भी एक यस, आई थिंक यू हैव समथिंग फॉर मी। मैम यहाँ से ऊपर। ओके, मैं भी। Wow, you made this? Yes ma'am, quilling art. Wow. See how pretty. Thank you. You know, it means so much to me जब आप खुद बनाते हो और खुद मेहनत करते हो उस चीज के लिए, तो so pretty. मैम ये फ्लावर्स का स्मॉल बुक है, ये भी सब कुछ हैंडमेड है। Thank you. मैम ये कुछ फोटोज मैंने निकाली थी आपकी। नेट से? मैम टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से? टेलीग्राम। मैम ये चॉकलेट आपके लिए। थैंक यू। और मैम ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स। मैम क्लास करके आपके पता चल गया था आपकी इयररिंग्स बहुत फेवरेट है। तो मैं सोचा था आपसे जब भी मिलने का होगा तो इयररिंग्स मैं आपको जरूर गिफ्ट करूंगी।
थैंक यू सो मच। एक बार खोल के देखो। खोल के देखो, पहन के भी देख लो। लेट मी ट्राई देम। आई थिंक ये मेरी ड्रेस के साथ भी मैच करेंगे। यस मैम, सी पेस्टल कलर्स ही हैं एकदम, पिंक एंड ब्लू। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। Nice. Thank you so much. वेलकम मैम। And thank you for the chocolate. Thank you for the bouquet. Very cute. And thank you for this. This is beautiful. थैंक यू सो मच। एंड अगली बार आप लोगों से मिलूंगी मैं। आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी रहो, ठीक है? कोर्सेज में आओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या, बस अभी आई गया एग्जाम। आई विल सी यू एंड वी विल मीट एंड वी विल हैव सो मच फन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।